हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू प्लूटस आईएएस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, जिसमें कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। तो जो कि हमने कॉमन लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से बोरो किया है इस कॉन्सेप्ट को, जो कि इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली यूज किया जाता है इन इम्पोजिशन ऑफ द क्रिमिनल लायबिलिटी अपॉन द एंड एक्ट्स दैट आर बेसिकली कमिटेड और डन इन अ जॉइंट वे। ओके, so there is a very famously said legal maxim, okay, about this. So that legal maxim says, so the maxim is that a mortal stroke, okay, so a mortal stroke, though given by one of a party, is deemed in the eyes of the law to have been given by every individual present and abetting. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए, और इस पर्सन ए के ऊपर किसी ने एक मोर्टल स्ट्रोक दिया जिससे कि इस पर्सन की डेथ हो गई। तो एक कॉमन मैक्सिम ये बोलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि वो मोर्टल स्ट्रोक चाहे किसी ने भी दिया हो, वो चोट चाहे किसी ने भी मारी हो, लेकिन उस समय उस प्रेजेंट उस समय उस जगह पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे, या जितने भी लोग इस पर्टिकुलर एक्ट में एंगेज्ड थे, चाहे वो बेसिकली अबेटिंग का काम कर रहे थे या वो इंडिविजुअली प्रेजेंट थे, तो लॉ क्या करेगा, ये जो लाइबिलिटी होगी इस क्रिमिनल एक्ट के लिए, ये उन सभी के ऊपर इंपोज करेगा। So the criminal liability will be imposed on all of those who were actually the participant in basically the commission of that act. Okay. So कोर प्रोविजन क्या है? कोर प्रोविजन पहले सेक्शन 34 to 38 था आईपीसी में, बट नाउ इट इज section 3 clause 5 to 3 clause 9 of BNS. Okay, and one section 190 of BNS also deals with this thing. So apart from these sections, there are other provisions also that are mentioned in the BNS that deals with this. So first is criminal conspiracy. So criminal conspiracy is dealt under section 61 clause 1 and section 148 of BNS. Dacoity with murder, it is dealt by section 310 clause 3 of BNS. And lurking house or trespass of house breaking by night, रात में किसी के घर पे घुसपैठ करनी, हाउस ब्रेकिंग करना, that is also basically a case of joint liability covered under section 331 clause 8 of BNS. Okay, so these are the statutory provisions, and now in this slide we are going to discuss about the nature of section 3 clause 5. So what is the nature of this section? So the nature of this section is that it is not a substantive offense. So basically this section doesn't imposes a penalty. This section doesn't talks about basically it doesn't create an offense. Okay, what is an offense? The offense is particular act that is punishable by law. But ये section में कोई punishment नहीं दी हुई है, इस सेक्शन में कहीं किसी पनिशमेंट का जिक्र नहीं है। इस सेक्शन में केवल इस बात को बताया गया है कि अगर इंटेंशन कॉमन है कुछ लोगों का, मोर देन 2% का अगर इंटेंशन कॉमन है, पार्टिसिपेशन है किसी एक्ट में, तो उन सभी के ऊपर बराबर क्रिमिनल लायबिलिटी को इंपोज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए, बी एंड सी अगर एक कॉमन इंटेंशन एंड पार्टिसिपेशन के साथ अगर एक एक्ट को अंजाम दे रहे हैं विच इज कवर्ड अंडर द जॉइंट लायबिलिटी ऑफेंस, तो ऐसा नहीं होगा कि आधी पनिशमेंट इनको, आधी इनको, आधी इनको, नहीं, इसमें तीनों को सेम पनिशमेंट दी जाएगी अगर तीनों का पता चला कि दे ऑल वर एंगेज्ड इन दिस। ओके, सो द नेचर ऑफ दिस सेक्शन इज बेसिकली रूल ऑफ एविडेंस और इंटरप्रिटेशन, कि जी अगर कहीं मिलता है एविडेंस कि ऑल ऑफ देम हैव बेसिकली कॉमन इंटेंशन एंड ऑल ऑफ देम हैज पार्टिसिपेटेड टुगेदर, तो तब इस सेक्शन को बेसिकली जो है इन्वोक किया जाएगा। दिस जस्ट फिक्सेस दैट जॉइंट लायबिलिटी प्रोविजन इज गेटिंग इन्वोक। ये अपने आप में कोई पनिशमेंट नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि यस, जॉइंट लायबिलिटी को जो है वो इन्वोक किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा। इट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी। कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंसान जो है वो बराबर तरीके से इक्वली काम को करे किसी एक क्राइम को करने के दौरान, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक इंसान है, जस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड है फॉर एग्जांपल, तो अगर उस सिक्योरिटी गार्ड ने बस इतना भर बताया है, ठीक है, क्राइम करने वाले इंसान को कि हाँ ये इंसान जो है फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन जिसकी डेथ हो गई, ठीक है, जिसको कि मर्डर किया गया है, तो एंड एक्स इज जस्ट अ सिक्योरिटी गार्ड इन अ बिल्डिंग, जिसने कि बस क्रिमिनल्स को जो है वो इतना बताया है कि इनका एग्जिट और इन टाइम क्या है, और उनको पता था कि ये किस लिए पूछ रहे हैं, तो ऐसे केस में इस बात को कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा
कि इस सिक्योरिटी गार्ड के बताने की हेल्प से जो है वो एक का मर्डर हुआ है। तो ऐसे केस में दिस इज आल्सो कंस्ट्रक्टिव प्रोविजन कि अगर किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट करके ये बात सामने आती है कि जी हाँ ये इंसान भी जो है वो इसमें भागीदार था इस क्राइम में, तो ऐसे केस में भी जो है वो उस इंसान के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी, वो भी जॉइंट लाइबिलिटी के प्रोविजन को अप्लाई किया जाएगा। ओके, नाउ मेंशन ऑफ सेक्शन 34 in charge is only a mode of notice to the accused, not section 34 but now बीएनएस में सेक्शन 3 क्लॉज 5। सो ये 3 क्लॉज 5 क्या है? इट इज बेसिकली अ मोड जिससे कि केवल जो अक्यूज है उसको ये नोटिस दिया जाता है कि जी हाँ इसमें आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी लाइबिलिटी नहीं बट कंप्लीट सब पर इंडिविजुअली जो है वो पूरी लाइबिलिटी इंपोज की जाएगी। अगर आपने मर्डर किया है, 4 लोगों ने मिलकर मर्डर किया है, तो उस मर्डर की जो पनिशमेंट होगी वो सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फिर 4 लोग थे तो उनमें बढ़ जाएगी वो पनिशमेंट, बटेगी नहीं, वो सबको मिलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल ये है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर कोई एक एक्ट को, क्राइम को अगर जॉइंटली कर रहे हैं तो उसमें ये माना जाएगा कि हर किसी इंसान ने वो एक्ट इंडिविजुअली किया है और उनको जो है बराबर पनिशमेंट दी जाएगी। मूविंग अहेड, रैशनल क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का रैशनल ये है कि इसमें प्रिवेंट करते हैं डाइल्यूशन ऑफ लायबिलिटी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 5 लोग एक मर्डर को कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल इंसान एक मर्डर के इंसिडेंट को कर रहा है, एक मर्डर कर रहा है किसी इंसान का, तो इस एक इंसान को जितनी सजा होगी पांचों को इंडिविजुअली उतनी ही सजा होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 लोग थे यहाँ पर तो जी थोड़ी थोड़ी सजा दे दी जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब पांचों को जो है वो बराबर सजा होगी। ऐसे केस में अवॉइड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ पिन पॉइंटिंग इंडिविजुअल एक्ट। तो अब देखो क्या होता है कि हर किसी एक पर्टिकुलर, मान लो एक ऑर्गेनाइज्ड एक एक्ट था जिसमें सभी का कॉमन इंटेंशन था, पार्टिसिपेशन था, सबने बराबर तरीके से प्रिपेयर किया था, लेकिन पॉइंट आउट करना कि ए इंडिविजुअल ने इतना इसमें काम किया तो उसको इतनी सजा हो, बी ने इतना काम किया तो उसको इतनी सजा हो, सी ने फाइनली फायरिंग की तो उसको इतनी सजा हो, ये पॉइंट आउट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जुडिशरी के लिए। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इस केस में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि सभी को बराबर सजा दी जाएगी। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ accomplice provides encouragement, support and प्रोटेक्शन। तो क्या होता है कि कोई ऐसा accomplice, तो मतलब कोई ऐसे सहभागी जो साथ दे रहे हैं इस क्राइम को करने में, तो उनके प्रेजेंस से क्या हो रहा है कि उनके प्रेजेंस से इस पूरे क्रिमिनल एक्ट को सपोर्ट मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है। सो दे शैल आल्सो बी इक्वली लायबल फॉर व्हाटएवर दे हैव डन कलेक्टिवली। ओके, moving ahead इसका historical development. So origin of this case is traced back to Reg versus Cruz 1838. So and yes, word in furtherance of the common intention was added in IPC in 1870. Okay, so in furtherance of common intention, एक कॉमन इंटेंशन है, इन फर्दरेंस मतलब उस कॉमन इंटेंशन के बाद वो जितने भी एक्ट कर रहे हैं वो सारे एक्ट जो है वो इसमें ऐड होंगे, इसमें काउंट किए जाएंगे। ओके, नाउ प्रीवी काउंसिल फॉर्मुलेशन में क्या है? गणेश सिंह वर्सेस राम राजा केस 1869, इट वाज हेल्ड दैट कॉमन पर्पस गिव राइज टू कॉमन रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपका पर्पस कॉमन था सभी का मिल करके, तो आपको जो रिस्पांसिबिलिटी होगी आपकी इस क्रिमिनल एक्ट की वो भी कॉमन ही होगी। ओके, मीनिंग क्या है जी क्रिमिनल एक्ट का? तो क्रिमिनल एक्ट का मतलब ये है कि सीरीज ऑफ एक्ट, इट डजंट जस्ट टॉक्स अबाउट अ सिंगल एक्ट, इट कवर्स ऑल द एक्ट्स व्हाटसोएवर। किसी ने प्लानिंग की, किसी ने मैप बनाया, किसी ने टिकट खरीदा, किसी ने जो है वो किसी से पता किया, कोई जाकर के जो है चुपचाप घुसपैठ कर रहा है, कोई घुस रहा है, कोई जा रहा है, कोई मार रहा है, तो वो सारे एक क्राइम को करने, क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए वो जितने भी सीरीज ऑफ क्राइम या क्रिमिनल एक्ट फॉलो हुए हैं, जितने भी सीरीज ऑफ एक्ट हुए हैं, एवरी एक्ट विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज रेफर्स टू यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। इसमें बेसिकली जो क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है वो जो कंबाइंड तरीके से सिंगल क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है, तो इस ये पूरा मिला करके है ना वो यूनिटी। अब मान लो मर्डर हुआ है एक्स का, लेकिन इन्वॉल्व है ए बी सी डी ई, ये 5 इन्वॉल्व है मान के चलो इसमें, है ना। अब ये जो पांचों इन्वॉल्व है इस काम को करने में, तो ये यूनिफाइड क्रिमिनल बिहेवियर है। दिस स्टैंड फॉर अ यूनिफाइड क्रिमिनल बिहेवियर, नॉट इंडिविजुअल सेपरेट बिहेवियर। ओके, अथॉरिटी कहां से आती है? बलेंद्र कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल केस 1925। सो इट सेज दैट दे ऑल सर्व्स ओनली स्टैंड एंड वेट। वो इंसान जो बस अंदर कोई दूसरा मर्डर कर रहा है और बस बाहर खड़े होके जो इंसान खड़े होके जस्ट वेट कर रहा है, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है उस एक्ट के लिए, उसके ऊपर को उसको भी इतनी सजा दी जाएगी जितनी अंदर उस क्रिमिनल एक्ट को अंजाम देने वाले इंसान को दी जाएगी। ओके,
मूविंग अहेड, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? वन इज कॉमन इंटेंशन, अनदर इज पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। तो दोनों का होना जरूरी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहां पर बेसिकली इंटेंशन जो कॉमन लॉ जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर केवल इंटेंशन भी होना जो है वो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी को इंपोज करेगा। अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सेप्शनल केसेस, यहाँ पर बात ये होती है कि जी कॉमन इंटेंशन अगर आप सभी का है, 5 लोग, 6 लोग, 2 लोग, 4 लोग, उनका सभी का अगर कॉमन इंटेंशन है और सभी ने पार्टिसिपेट किया है, अब पार्टिसिपेट चाहे किसी भी तरीके से किया हो, ठीक है, दूर बैठ के फोन पे कम्युनिकेट किया हो या वहां पर प्रेजेंट रहे हो, हाँ, क्रिमिनल लाइबिलिटी में प्रेजेंट होना मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल है। लेकिन सिविल केसेस में, सिविल जो मैटर्स होते हैं, तो उसके लिए तो वैसे ही यहाँ बात भी नहीं करता है ये सेक्शन। सिविल का चलो खैर एक अलग ही डोमेन आ गया, बट यस, जो बॉडीली इंजरी जिसमें हो रही है, ठीक है, तो उन बॉडीली इंजरी वाले केसेस में तो फिजिकल प्रेजेंस बहुत रिक्वायर्ड है। हाँ, जिसमें बॉडीली इंजरी नहीं हुई है बट बॉडीली इंजरी के अलावा कोई दूसरा क्राइम हुआ है, तो उस केस में फिजिकली प्रेजेंट होना उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करें कॉमन इंटेंशन क्या होता है। देखो जी, कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में फर्क है। मान के चलो देयर वाज अ पर्सन एक्स, ठीक है, ये एक्स जो है वो मार्केट में था, ठीक है। अब एक्स मान लो इसका एक डिस्प्यूट था ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। ये चारों एक साथ मिले, एक साथ मिलके इन्होंने पूरी प्लानिंग की, इन्होंने पूरा मैप ड्रॉ किया, क्या करना है, कैसे करना है, किसको मारना है, कब मारना है, इन्होंने पूरा एक प्लान जो है वो ड्रॉ किया। और प्लान ड्रॉ करके इन्होंने जो है फाइनली जाकर के किसी ना किसी तरीके से पहले ही प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था इसमें, ठीक है, पहले ही इन्होंने एक प्लान बना करके और एक्स को जो है वो मार दिया, ठीक है, तो एक्स जिसमें इसकी मौत हो गई। बट ये तो केस था कि जी इनका कॉमन इंटेंशन था, दिस वाज अ केस ऑफ कॉमन इंटेंशन। बट नाउ लेट अस डिस्कस एक दूसरा भी केस हो सकता है। मान लो एक्स है, एक्स वाज अ रेपिस्ट, ठीक है, जिसने रेप किया है, ठीक है। अब मान लो इसने किसी एक बच्ची का रेप किया है, ठीक है। अच्छा, अब नाउ इन दिस केस फॉर एग्जांपल एक पुलिस व्हीकल में इसको जो है बैठा करके और लेके आया गया है कोर्ट रूम में, ठीक है। वहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी धरना कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांडिंग फॉर द जस्टिस ऑफ द विक्टिम, ठीक है। तो अब मान लो इनको ये ये इंसान इनको दिख गया, इनका कोई कॉमन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, ए बी सी डी, और ये आ करके तुरंत इसको मारने लगते हैं और इसको मार देते हैं जान से। अब इस केस में इनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, इंटेंशन इन सबका सेम था कि इसको मारना है, लेकिन कॉमन नहीं था। सबको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा, कॉमन जॉइंट लाइबिलिटी सेक्शन 3 क्लॉज 5 को इन्वोक नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इस केस में इनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, ठीक है। इनका बेसिकली तुरंत आए, ये इंटेंशन सेम था बट उस समय ऑन द स्पॉट इन्होंने इंडिविजुअली इस एक्ट को कमिट किया, ठीक है। अच्छा, तो कॉमन इंटेंशन मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड या फिर शेयर्ड पर्पस, बट सेम इंटेंशन होता है इंडिपेंडेंट इंटेंशन। हाँ, इन सभी का इस केस में सेम ही इंटेंशन था, लेकिन इंडिपेंडेंटली इनके दिमाग में ये सारी चीजें थी, ठीक है। अच्छा, तो केस इसमें दो एस्टैब्लिश्ड केस हैं, जैसे एक पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद केस और एक महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस। तो इसमें इलस्ट्रेशन क्या है कि साइमल्टेनियस एक्ट विद सेम इंटेंशन टू किल इज नॉट इक्वल टू कॉमन इंटेंशन अनलेस प्रायर कॉन्सर्ट एग्जिस्ट। तो बेसिकली एक तरीके का इंटेंशन रखे आकर के और इस एक्ट को करना वो बराबर नहीं है कि पहले से आपका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो रखा हो, ठीक है। सो फॉर्मुलेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन स्पर ऑफ द मूवमेंट। अच्छा जी, स्पर ऑफ द मूवमेंट में भी जो है कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से ही इन्होंने प्लानिंग की हो, हाँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईओ इंस्टेंटी, ठीक है। तो ईओ इंस्टेंटी इज ऑल्सो पॉसिबल। हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब आए ये एक साथ इकट्ठे हुए, तुरंत इन्होंने डिस्कस किया, स्पर ऑफ द मूवमेंट में इन्होंने बोला चलो चलो ठीक है मारेंगे इसको, और मर्डर कर दिया, ठीक है। अच्छा, कैन डेवलप ईओ इंस्टेंटी बट मस्ट प्रोसीड द एक्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उस एक्ट के तुरंत पहले बनी होनी, पहले उनके माइंड में होनी चाहिए एक साथ जो है मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। तो जैसे शिवराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है, कृष्णा गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, मेहताब सिंह वर्सेस स्टेट है, कीनाराम दास वर्सेस स्टेट है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि कोर्ट रिक्वायर कोजेंट एविडेंस व्हेन इंटेंशन फॉर्म सडनली। हाँ, वो केसेस जहां पर ये बात हो रही है कि इंटेंशन अभी बनी है, तुरंत बनी है, ऐसे केसेस में
आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने होंगे, ठीक है, यू विल हैव टू गिव वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस टू प्रूव दिस केस, ओके। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मतलब एक्ट जो है वो एग्जैक्टली जो इंटेंट हुआ है वही ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कॉमन इंटेंशन बन गया है सभी का, कवर्स एक्ट डन फॉर एडवांसमेंट और प्रमोशन ऑफ द कॉमन डिजाइन। इन्होंने पहले ही कॉमन डिजाइन बना लिया है, उस कॉमन डिजाइन के लिए जितने भी XYZ एक्ट हो रहे हैं वो सारे जो है वो इसी सेक्शन में कवर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये केस है शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस, ओके। इस केस में क्या था, शूटिंग अ सेंट्री व्हाइल इंटेंडिंग टू किल अनदर, ठीक है, मतलब किसी को मार देना लेकिन इंटेंशन थी किसी दूसरे को मारने की, तो वो भी जो है वो फर्दरेंस है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये शूटिंग तो जो है कि मारना तो किसी और को था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए को मारना था, ठीक है, तो ये एक एक पहले ही 4-5 लोगों ने डिसाइड कर लिया था, मिलके कॉमन डिजाइन बना लिया था कि जी ए को मारना है, ठीक है। अब इस कॉमन डिजाइन के चलते ए की जगह इन्होंने बी को भी मार दिया, ठीक है, तो वो जो बी वाला एक्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो एक्ट जो है वो सेक्शन 3 क्लॉज 5 में इन्वोक नहीं होगा, वो भी इसी में आएगा, क्यों, क्योंकि दैट एक्ट इज आल्सो डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन डिजाइन दैट दे मेड। अगर वो कॉमन डिजाइन नहीं होता तो वो फिर बी को भी नहीं मारते, कॉमन डिजाइन था उसी के चलते बी भी मरा ए भी मरा, दोनों ही कवर होंगे इस सेक्शन में, ठीक है। मिस्टेकन किलिंग ऑफ रॉन्ग पर्सन, अब मानो कोई एक कॉमन डिजाइन बना, कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुई, किस लिए फॉर्म हुई, बी को मारने के लिए, बट बी को मारने के साथ साथ इन्होंने बी की जगह ए को मार दिया, तो ये अब ये नहीं बोल सकते हैं कि जी हमारा कॉमन इंटेंशन तो बी को मारने का था, हमने ए को गलती से मारा है, तो नहीं, उसमें जो है ना ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला जनरल एक्सेप्शन काम करेगा और ना ही ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन व्हाइल ड्राइविंग टू क्राइम सीन, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर बात है नॉट फर्दरेंस, ठीक है, सो इसमें हम एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, ठीक है, मान के चलो कि क्राइम सीन पे कोई इंसान जा रहा था और उस क्राइम सीन पे जाते के समय क्या हुआ कि पेडेस्ट्रियन की डेथ हो गई, तो वो उस कॉमन इंटेंशन या कॉमन डिजाइन के फर्दरेंस में नहीं था, वो एक्ट जो है सेपरेट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्ट्स डन इन एक्सेस और अपोजिशन टू कॉमन इंटेंशन डू नॉट, अब देखो ये वाला एक्ट क्या है, एक्सीडेंटल किलिंग जो हुई पेडेस्ट्रियल की, तो इसमें इस एक्ट को हम ये मान के चलेंगे कि इस एक्ट में जो है क्या है, वो ऑपोजिशन में है, वो उस कॉमन डिजाइन के बेसिकली फेवर में नहीं है, वो उस कॉमन डिजाइन से एकदम अलग है, तो वो इसके अंडर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या है कॉमन इंटेंशन का, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, द फैक्ट विल प्रूव कि हाँ जी ये जो है पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन था, कंडक्ट से, वेपन से, प्रायर एनिमिटी, पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने बनाया होगा फिर कॉमन डिजाइन, ठीक है। मैनर ऑफ अटैक, किस तरीके से अटैक हुआ, कंडक्ट आफ्टर ऑफेंस, ऑफेंस के बाद सभी ने मिलकर क्या क्या काम किए, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कैन इन्फर यू टू अ कंक्लूजन दैट वेदर जॉइंट लायबिलिटी प्रोविजन विल बी इन्वोक्ड और नॉट, वेदर देयर वाज अ कॉमन डिजाइन और नॉट, ठीक है, इन एग्जिस्टेंस। तो जैसे मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है, गजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रोहन सिंह है, ठीक है, तो ये सभी केसेस हैं जो इसी बात को इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन, क्या होता है, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली टेकिंग पार्ट इन द एक्ट व्हिच एडवांसेस द कॉमन कॉज, एक कॉमन कॉज है आपकी और एक कॉमन इंटेंशन हम जिसको बोलेंगे, तो इस कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या काम किए, फिजिकल एक्ट क्या क्या किए, ये एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक गार्ड जो है बाहर एक गार्ड कर रहा है, कोई खड़े होके कोई कार में वेट कर रहा है, वो सब भी एक्ट हैं जो कि उसी कॉमन डिजाइन को अंजाम देने के लिए किए जा रहे हैं, तो दे ऑल विल बी कवर्ड। एम्फेसिस इज ऑन डूइंग नॉट मियरली प्लानिंग, हाँ जी, बस प्लानिंग करोगे आप, उस काम को अंजाम नहीं दोगे तो वो कवर नहीं होगा इसमें, ठीक है, डूइंग भी होगा इसमें, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए उन उन केसेस में जिसमें वायलेंस हो, लेकिन जिसमें वायलेंस नहीं है उन केसेस में फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, लोग अलग अलग जगह पर भी खड़े होकर के काम को कर सकते हैं। रमाया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जय कृष्ण दास देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, तुकाराम केस, ठीक है, रामस्वामी अयंगर केस, प्लीज ड्रॉप a message in the comment box if you want me to elaborate these cases and make a proper explain in a very large video, because these ये पूरा जो टॉपिक है, this topic takes some hours, है ना, 4-5 घंटे लग जाते हैं टॉपिक को समझाने में, ठीक है। सो टू सिचुएशन एक्सप्लेन हियर, सो मान लो कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, अब मान के चलो कॉमन इंटेंशन है तो लायबिलिटी होगी,
लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन केवल है, तो फिर नहीं होगी इसमें, ठीक है, लाइबिलिटी। दिस वाज हेल्ड इन जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, ठीक है। अच्छा, फिर क्लासिक इलस्ट्रेटिव केस क्या है, तो क्लासिक इलस्ट्रेटिव केस है बरेंद्र कुमार घोष केस है, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें मार करके किसी ने अंदर एक जो है एक इंसान को पोस्ट ऑफिस में मार करके और फिर जो है बाहर गए और बाहर एक खड़े हुए इंसान के हाथ में पिस्टल दे दी और चले गए। नाउ दैट पर्सन वाज बरेंद्र कुमार घोष, और बरेंद्र कुमार घोष का कहना ये था कि मैं तो बस बाहर पिस्टल लेके खड़ा हुआ था, मैंने मर्डर अंदर नहीं किया, ठीक है। तो जो है प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि नहीं जी मर्डर हुआ है, इन्होंने किया है, ठीक है, हेल्ड लायबल, तो इनको भी लायबल ठहराया गया, ठीक है। इनको भी कहा गया कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर खड़े हो, पिस्टल आपके हाथ में है, मर्डर अंदर हो चुका है, आपका भी कॉमन डिजाइन था, इंटेंशन था, पार्टिसिपेट भी आपने किया है, एविडेंस भी आपके पास में है, मर्डर वेपन आपके पास ही से मिला है, तो यू विल बी लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, फिर लॉर्ड डेकर्ड्स केस है, अग्रीमेंट टू हंट एंड किल रेसिस्टेंस, कीपर किल्ड बाय वन, ऑल गिल्टी ऑफ मर्डर दो नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो एक अग्रीमेंट तो हुआ हंटिंग का, ठीक है, लोगों के बीच में कुछ लोग मिले, बोले कि हंटिंग करेंगे, ठीक है, एंड किल रेसिस्टेंस। अब कीपर जो है वो एक से मर गया, अब उसमें एक कीपर था, उसकी एक इंसान से डेथ हो गई, लेकिन वो सारे, क्योंकि कॉमन इंटेंशन था सभी का, सभी एक पार्टिसिपेट कर रहे थे सभी मिलके, तो सभी को इसमें जो है लायबल ठहराया गया, ठीक है। सो दीज आर दी केसेस, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, ओके। तो आप जुड़ सकते हैं प्लूटस आईएएस के साथ, अगर आपको भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मतलब आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं अगर लॉ ऑप्शनल के, सो लॉ ऑप्शनल इज a subject that is provided by Plutus IAS, so please do join us, okay, thank you so much.